नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 5 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे अपने आहार के उस महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जो कि हमारे नित्य के भोजन का एक अंग जरूर होता है और केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट ही नहीं बनाता बल्कि बहुत अधिक गुणकारी भी बनाता है। और इन सब के साथ साथ वो एक औषधि के रूप में भी बहुत अधिक गुणकारी है। तो वो आहार द्रव्य है हींग। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे हींग के गुणों के बारे में कि वो आहार में किस तरह से गुणकारी है और एक औषधि के रूप में भी किस प्रकार से गुणकारी है। तो आइए जानते हैं अब हींग के बारे में। हींग, सबसे पहले बात करेंगे इसके गुणों के बारे में। तो जो हींग होती है इसे हिंदी में तो हम हींग कहते हैं, संस्कृत में ये हिंगू के नाम से जानी जाती है और अगर गुजराती की बात करें तो गुजराती में इसे लोग हींग या फिर वधारनी कहते हैं, वधारनी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम एसाफोइटिडा कहते हैं और इसका जो लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम होता है वो होता है फेरुला नर्थेक्स। तो ये तो बात हुई हींग के नाम के बारे में। अब हम देखते हैं इसके गुण। हींग जो होती है वो कटु रस वाली होती है। इसके साथ साथ ये लघु होती है, हल्की होती है, तीक्ष्ण होती है, उष्णवीर्य होती है और स्निग्ध होती है, यानी वात शामक होती है। और दूसरी बात, ये रुचिकारक होती है, यानी कि भोजन में इंटरेस्ट जागता है, रुचि उत्पन्न होती है, एनोरेक्सिया को, अरुचि को खत्म करती है। ये पाचक होती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम करती है। साथ ही साथ ये वात श्लेष्म नाशक, वात श्लेष्म को दूर करने वाली होती है, यानी वात कफ शामक होती है। तो वात कफज डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये पित्त को बढ़ाती है। तो अगर किसी को पित्तज रोग हुआ है या उसे जो है वो पित्तज प्रकृति का है तो इसका इस्तेमाल कम से कम करें या फिर ना करें। तो ये तो बात हो गई हमारे हींग के गुणों के बारे में। अब हम बात करते हैं उत्तम हींग के बारे में, यानी प्रशस्त हींग। हम कैसे पहचान करें कि क्योंकि जो मार्केट में हींग मिलती है उनमें बहुत सारी नकली हींग भी होती है और गुणकारी तो वही होगी, यानी इसके फायदे तो हमें तभी मिल पाएंगे जब हम एक उत्तम गुण यानी प्रशस्त गुण वाली हींग का प्रयोग करेंगे। तो प्रशस्त गुण वाली हींग जो होती है इसकी पहचान ये है कि ये बहुत अच्छी इसमें स्मेल आती है, सुगंधित होती है। इन सब के साथ साथ ये हीरे के समान, जैसा डायमंड होता है, डायमंड के समान शुभ्र वर्ण की होती है, फिटकरी की तरह देखने में होती है, स्फटिकाकार होती है, इसका आकार फिटकरी की तरह होता है और जब इसकी डली को तोड़ते हैं तो अंदर से ये बादाम के कलर की दिखाई देती है। ये इसमें जो स्मेल आती है वो लहसुन के समान इसमें स्मेल आएगी। दूसरी चीज़, इसकी पहचान करने का तरीका एक ये भी है कि आप इसे जब पानी में डालेंगे तो ये वाइट कलर का कलर देते हुए बिल्कुल दूध के समान उसे साफ सुथरा बिल्कुल पानी को कर देती है, उसमें आसानी से मिल जाती है। और ये नीचे की तरफ, मतलब आपने जिस पानी पॉट में या जिस बर्तन में इसे घोला है पानी में, तो ये वाइट कलर देते हुए दूध के समान बिल्कुल साफ कर देगी, उस पानी में हो जाएगी और नीचे नहीं बैठेगी। इसमें आपको नीचे को कुछ बैठा हुआ नहीं मिलेगा। एक दूसरा टेस्ट करने का तरीका ये भी है कि अगर आप हींग को जलाएंगे तो ये पूरी तरीके से जल जाती है, बचेगा नहीं इसमें। जबकि जो अप्रशस्त हींग होती है जिसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उस हींग को जब आप पानी में डालेंगे तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी और इन सब के साथ अगर आप उसे जलाते हैं तो हींग जलाने पर वो पूरी तरीके से जलती नहीं है। ये हो गई अप्रशस्त हींग। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप हींग का यूज़ करिए तो एक बार हींग की पहचान ज़रूर कर लीजिए, कम से कम पानी वाला तो आप टेस्ट करके देख ही सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हींग के बारे में। अब हम गुणों के बारे में और उसकी पहचान के बारे में अब हम बात करते हैं इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में कि हींग एक मेडिसिन के रूप में कैसे गुणकारी है और किन किन चीज़ों में गुणकारी है। क्योंकि ये वात कफ हर होती है तो वात कफज डिसऑर्डर्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये एक पाचक भी है, पाचक औषधि भी है और डाइजेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर देती है। साथ ही साथ फूड को डाइजेस्ट करने का काम बहुत अच्छा हो जाता है इससे। इसीलिए इसे अजीर्ण वगैरह में देने से, यानी कि इनडाइजेशन की कंडीशन में हींग देने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ इसका जब लेप किया जाता है, मतलब केवल इसका इंटरनल यूज़ नहीं है, एक्सटर्नल यूज़ भी है। हींग का गर्म पानी में अगर करके लेप लगा के आप इसको एब्डोमेन पे लगाते हैं
तो ये एब्डोमिनल में होने वाली जो पेन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, आधमान हो गया, पेट का फूलना है, इस तरह के रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है, पेन को रिलीव करती है। वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कृमि रोग की कंडीशन में इसे पानी में घोलकर इसकी इंटरनल बस्ती दी जाती है, जो पंचकर्मा का एक पार्ट है, पंचकर्मा प्रोसीजर का। उसकी बस्ती देने से वॉर्म इन्फेस्टेशन में बहुत अधिक फ़ायदा होता है। बात करते हैं अब हमारे लंग रिलेटेड डिसीजेस के बारे में। तो जो लंग से रिलेटेड यानी कि हमारे फेफड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें श्वास से रिलेटेड, उनमें पल्मोनाइटिस मतलब फेफड़ों में जो स्वेलिंग जैसी कंडीशन पल्मोनाइटिस हो जाती है, उसमें कोई पुरानी खांसी हो, जैसे क्रॉनिक कफ के केस में, श्वास रोग में, सांस फूलने की दिक्कत में, इन सब में ये बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो इन केसेस में आप अपनी जो दवाई कर रहे हैं वो तो करिए, साथ में ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे रोगी को हींग का प्रयोग कराने पे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे इस सब के साथ साथ फीमेल्स में जो पीरियडिक साइकिल के दौरान जिन लोगों में डिस्मेनोरिया की दिक्कत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स में, उनमें, और डिलीवरी के बाद उनमें ये बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। और डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम कंडीशन में भी देने पे ये यूट्रस को जो है पूरी तरीके से क्लीन कर देती है। इन सब के साथ साथ जो नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स में जैसे आपका शियाटिका हो गया, पैरालिसिस है, बेल्स पैल्सी है, जो नस दबना कहते हैं, इन सब में भी हींग का, इन सब रोगों में भी आप अपनी इलाज के साथ साथ हींग का इस्तेमाल करिए तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और एक समझने वाली और ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जब भी आप एब्डोमिनल पेन की कंडीशन में, यानी कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स की कंडीशंस में, उदर रोगों में, पेट के रोगों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा आप इसे घी में भूनकर इस्तेमाल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर आप इसे उदर रोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे घी में भूनकर इस्तेमाल करिए, और अगर आप इसे जो है वो लंग्स डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, फेफड़ों के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कच्ची हींग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कच्ची हींग जो होती है वो काफ़ी तीक्ष्ण होती है, और तीक्ष्ण होने से ये छेदन का काम करती है, इसलिए लंग्स पे इसका असर ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम आपको एब्डोमिनल केसेस में, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में आपको यूज़ करनी है भुनी हुई हींग, और जबकि आपको लंग्स डिसऑर्डर्स में यूज़ करनी है आपको बिना भुनी हुई यानी कि कच्ची हींग का। तो इस तरीके से आप हींग का इस्तेमाल तो आप सभी, हम में से लगभग सभी लोग डेली अपने घर में करते हैं, लेकिन अब जब कभी दोबारा से आप हींग का इस्तेमाल करिएगा तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको कब, कहाँ, किस कंडीशंस में हींग का इस्तेमाल करना है और कब, कहाँ, किस कंडीशंस में हींग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपनी, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से आप हम सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए।